नरेंद्र मोदी की इस सरकार के लिए जो कि बैसाखियों पर टिकी हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि जो दो बैसाखियां हैं यानी कि जेडीयू और टीडीपी, क्या उनमें से एक बैसाखी जल्द ही अपना पाला बदल सकती है? ये एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। आपको पता है कि अभी लोकसभा अध्यक्ष का चयन होना है, उससे पहले तमाम जितने भी चुने हुए एमपीज हैं वो ओथ लेंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट भी होगा। लेकिन क्या उससे पहले ही इन तमाम इम्तिहानों से गुजरे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की ये सरकार या नरेंद्र मोदी, उससे पहले ही क्या उसके लिए मुश्किलों का अंबार खड़ा हो गया है? जब से सरकार बनी है तब से ही आपको पता है कि लगातार इफ एंड बट्स जो है सरकार को लेकर लगे हुए हैं, खास तौर पर जब से मंत्रिमंडल बना है और जिस तरह से जो साथ में उसके सहयोगी दल हैं उनको एक तरह से झुंझुने पकड़ाए गए हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल नीतीश कुमार को लेकर बना हुआ है। आपको ये पता है कि नीतीश कुमार, अभी आपने देखा था कि चंद्रबाबू नायडू की जो ओथ सेरेमनी थी उसका हिस्सा नहीं बने थे और उसके बाद से ही तमाम जो खबरें हैं उनका बाजार गर्म है। नीतीश कुमार खामोश है और नीतीश कुमार जब खामोश होते हैं इसका मतलब ये खामोशी तूफान से पहले की है, क्योंकि जब जब वो खामोश होते हैं तब तब हमने देखा है कि नीतीश कुमार जब जब खामोश होते हैं तब तब वो नाराज होते हैं। और अभी जो 3 महीने से जो कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई गई थी नीतीश कुमार की तरफ से, आज वो आनन फानन में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। कल विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अपने विधायक दल की बैठक बुला सकते हैं। यानी कि नाराज नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जब से उनको पोर्टफोलियोज दिए गए हैं तब से ही बताया जा रहा है कि वो नाराज हैं। विजय कुमार सिन्हा जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में, उन्होंने ये कहा था कि ना तो कोई किंग है और ना ही कोई किंग मेकर है नीतीश कुमार को लेकर, जब सवाल पूछा गया था। और उससे भी नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। आपको पता है कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा है और अब लगातार ये एक तरह का डाउट पैदा हो गया है नीतीश कुमार को लेकर, जिनके नाम के आगे पलटू राम, उनके एक तरह से खिताब उनके साथ जुड़ गया है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये तमाम तरह की सुगबुगाहट है। और अभी वो एक किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन जो उनको इज्जत दी जानी चाहिए थी वो नहीं मिली क्या मंत्रिमंडल में, इससे उनके कार्यकर्ताओं में भी मायूसी है। नीतीश कुमार, आपको पता है, लगातार वो ये चाह रहे हैं कि असेंबली के इलेक्शन जो हैं वो जल्द से जल्द हो। पहले वो चाहते थे कि लोकसभा के साथ हो और आरजेडी ने ये बात नहीं मानी और इसीलिए वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए थे। ये भी एक बड़ा रीजन था। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए तब ये कहा गया था कि उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा था कि ऐसा किया जा सकता है, यानी कि मना नहीं किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये आपके सामने है। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से अड़ गए हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि अभी उनके लिए माहौल बिहार में साजगार है। वो 12 सीटें चुनकर आए हैं और ऐसे में उनको लगता है कि अभी इसी साल जो 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसी के साथ ही बिहार का अगर चुनाव कराया जाता है तो उनके लिए परिस्थितियां बेहद मुफीद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी। दूसरी तरफ अगर आरजेडी को हम देखते हैं तो आरजेडी पूरी तरीके से तैयार है। चाहे हम बात करें लालू प्रसाद यादव की या फिर तेजस्वी यादव की बात करें, रोहिणी आचार्य की बात करें, सबकी तरफ से कहा गया है कि दरवाजे पूरी तरीके से खुले हुए हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। आपको ये भी पता है कि पिछली बार असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी आरजेडी की आपको पता है कि सीटें कितनी आई थी, 79 और बीजेपी की 78। और लोकसभा में पिछली बार के एक भी एमपी नहीं था आरजेडी का, इस बार 4 है। तो आरजेडी का दावा है कि इस बार उनकी 4 गुना सीटें आएंगी और वो चौगुनी ताकत से असेंबली के इलेक्शन में जाएंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात उनकी नहीं मानती है तो क्या असेंबली के इलेक्शन में, जो कि 2025 में होने जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 में हो, तो क्या वो बड़ा फैसला ले सकते हैं? विशेष राज्य का दर्जा, इसके साथ विशेष पैकेज, उसके साथ साथ कास्ट सेंसेक्स, ये तमाम एक लंबी फहरिस्त है नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार नाराज हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर आरएसएस से लेकर मुस्लिम राष्ट्र मंच से लेकर सबने एक तरह से नरेंद्र मोदी को घेरा हुआ है। सब ये कह रहे हैं कि
अहंकार दरअसल उनको ले डूबा और अब आप ये देखिए कि जो जबान नहीं खोलते थे वो सब खुलकर नरेंद्र मोदी के सामने आकर खड़े हो गए हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार बेहद मजबूर सरकार है, बैसाखियों पर टिकी सरकार है। भले ही कहा जा रहा हो कि शेर अभी भी दहाड़ रहा है, लेकिन लग रहा है कि शेर मिमिया रहा है, जिस तरह की तस्वीर फिलहाल सामने देखने के लिए आपको मिल रही है। इन तमाम चीजों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक और खबर जो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि ये सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि कांग्रेस का ये कहना है, इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि वो जब चाहें तब वो सरकार बना सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है, कोई बड़ा खेल भी इंडिया गठबंधन जल्द कर सकता है। इस तरह की तमाम खबरें हैं। महाराष्ट्र में तो आपको पता ही है कि लगातार ये स्थिति बनी हुई है, कभी भी सरकार गिर सकती है। आने वाले वक्त में 3 से 4 महीने में वहां पर असेंबली इलेक्शन है और अजीत पवार को एक तरह से वहां बलि का बकरा बनाया जा रहा है। टारगेट जो है वो अजीत पवार है और लग रहा है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में उनके साथ टाटा बाय बाय कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। वही एक ऐसा दल है जो अभी शामिल नहीं है इस कैबिनेट में और उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई थी कि वो कैबिनेट का दर्जा चाहते हैं। इस सब को लेकर छगन भुजबल ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहले में आपको नुकसान हुआ है तो अजीत पवार को ये इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ये पूरी तरीके से गलत है। हमें कितनी सीटें मिली थी और आप पूरे 48 के 48 के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। और इसके अलावा अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आरएसएस ने भी ये कहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, या फिर खासतौर पर मैं नरेंद्र मोदी को लेकर कहूंगी कि अहंकार की बात उन्होंने कही है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बात अगर हम करते हैं तो इंद्रेश कुमार जिसके सर्वे सर्वा हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अहंकार हर किसी को भारी पड़ता है और अहंकार की वजह से ही 240 पर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी। तो अब तमाम वो लोग, वो चेहरे जो अपना लब सी के रखते थे, जो कभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, जो शायद सिर्फ झुककर रहते थे या मजबूरी के तहत चुप थे, अब वो सब खुलकर सामने आ गए हैं। ये फर्क है 19 और 24 का। इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी क्या कुछ कहा है, आज महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कुछ कही हैं, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनी कि उनकी अहमियत क्या है, उनको कौन सुनता है। जब बात कहने की थी तब कही नहीं और अब ये सब कुछ कह रहे। पहले नरेंद्र मोदी उनकी बातों को सुने, बाद में हम इस पर बात करेंगे। और सत्ता की मलाई तो वो भी चाट रहे थे, वो भी उसके मजे ले रहे थे और अब तमाम बातें ये कही जा रही हैं। फिलहाल की पूरी स्थिति जो है, फिलहाल के का जो सियासी पूरा घमासान है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी तो सरकार बने हुए चंद दिन भी नहीं हुए हैं। इटली चले गए हैं प्रधानमंत्री, आपको पता ही है, और इटली शायद मीडिया का एक धड़ा राहुल गांधी को भेज रहा था, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए हैं एक समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अभी नीतीश कुमार से लेकर आरएसएस से लेकर तमाम लोग जो हैं एक तरह से हम कह सकते हैं खुल के सामने आ गए हैं। ये जो खबरें मिल रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कभी भी वो सरकार बना सकते हैं। टीएमसी की तरफ से बाकायदा तौर पर यह दावा किया गया है कि 3 सांसद उनके संपर्क में हैं और नंबर 237 से 240 जल्द ही इंडिया का होने जा रहा है और बीजेपी का 240 से 237 होने जा रहा है। और महाराष्ट्र में तो पूरी की पूरी ये पॉलिटिकल वॉर जो है वो खुलकर सामने आ गई है। और यही हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप फ्लोर टेस्ट से पहले ही बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी की इस सरकार को। क्या ये पार कर पाएंगे ये इम्तिहान, या फिर हम कोई बड़ी खबर जल्द ही देखेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, नीतीश कुमार को देखा आपने, जिस तरह से उनकी खामोशी है, 3 महीने से जो कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलाई गई वो आनंद फानंद में बुलाई गई है। खामोश है यानी कि नाराज हैं, और खामोश है यानी कि तूफान से पहले की कोई खामोशी है। ये दावा कि जल्द ही सरकार हम जब चाहें जब सरकार बना सकते हैं। पवन खेड़ा को अभी आपने सुना, छगन भुजबल को सुना, आरएसएस, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, यानी कि कह सकते हैं कि हम सब लोग जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। अभी की राजनीतिक स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हम फ्लोर टेस्ट से पहले, लोकसभा के सत्र से पहले ही कुछ बड़ा होता हुआ देखेंगे? कुछ निश्चित तौर पे होगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा घटित हो भी रहा है, पैरेलली समानांतर रूप से कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है। और सब चीज़ें सहज और सामान्य तो नहीं है इस सरकार के अंदर, इसको तो अच्छे तरीके से बुशरी समझा जा सकता है। अब हमें नहीं मालूम कि स्पीकर पद को लेकर के टीडीपी और
नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी के उसको कोई सहमति दी गई है या इनसे कोई कंसल्ट किया है बीजेपी ने कि भाई किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। जब एक गठबंधन की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि सहयोगियों से विचार विमर्श करके ही सारे पदों पे इस तरीके से प्रत्याशी लाए जाने चाहिए, चाहे वो स्पीकर का पद हो चाहे वो और नियुक्तियाँ हो, सारे सहयोगियों से इस पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई चर्चा की गई हो, चूंकि अभी तक ना तो देखिए बुशरा जी एनडीए का कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो भी अभी तक नहीं बना है, यानी इस एनडीए का संयोजक कौन है ये अभी तक नहीं पता है, कौन समन्वय करेगा, बातचीत होगी तो कौन करेगा ये भी नहीं पता है। पहले तो अमित शाह नाम के संयोजक थे एनडीए के पिछली वाली सरकार में, तो वो नाम के संयोजक थे तो कभी भी एनडीए की कोई बैठक तो बुलाई नहीं गई। जब इंडिया गठबंधन बन गया और उसकी बैठक हुई तो उसके जवाब में तुरंत जो थी आनंद फानंद में एनडीए की एक बैठक बुला ली गई थी, इसमें 38 दल बताया था कि आए थे। तो लेकिन अभी जो एनडीए की बैठक बुलाई तो उसमें 38 दल तो नहीं थे, उसमें तो 10 दल थे, तो यानी कि आपका एनडीए के भी पूरे दल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो इस सरकार के मैकेनिज्म को लेकर के निश्चित तौर पे है, और शायद बीजेपी और या उसके सहयोगी दल अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाए हैं कि अगर कोई समस्या आती है सरकार के ऊपर तो किस तरीके से उसको हल किया जाएगा और कौन यहाँ जाकर के एक तरीके से कहा जाए वो बीच में चाणक्य की भूमिका निभाएगा, या आप कहें कि कौन जो है वो एक तरीके से मतलब दूध बन करके आएगा सारी चीज़ें ठीक करने के लिए, इसको कौन करेगा ये अभी तक कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ है। और अगर तैयार हो गया है तो हो सकता है शायद हो गया हो अंदर अंदरूनी तौर पे, बाहर लोगों को जानकारी नहीं हो, बताया नहीं जा रहा हो और पीछे पीछे कोई ना कुछ काम कर रहे हो। लेकिन मुझको लगता है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार हुआ नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट की जानी है, सरकार के ऊपर दबाव आएंगे, पॉलिसीज़ को लेकर के होगा। जैसे यूसीसी को लेकर के आ गया, जेडीयू ने कह दिया कि ठीक है हम इसका समर्थन तो करते हैं लेकिन इस पर आम लोगों से बातचीत करके और सबसे बातचीत करके तब ये लागू होगा। उधर जो कानून मंत्री हैं उनका बयान आ गया कि ये हमारे एजेंडे पे है। तो जो आपके एजेंडे पे है तो आपने अपना एजेंडे पे जो चीज़ ली है उसके लिए आपने क्यों सहयोगी दलों से बातचीत नहीं की? तो इस तरह की कोई जानकारी अभी तक हमको नहीं मिली है कि क्या इस तरह की कोई सहयोगी दलों से कोई बातचीत हुई है कि नहीं हुई है। दूसरी तरफ बुशरा जी जो तैयारियां दूसरी तरफ से, जैसे कि अब आलोचना शुरू हो गई है बीजेपी और बीजेपी की क्या खासतौर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी के सहयोगियों और बीजेपी के जो मार्गदर्शक कहा जाए एक तरीके से आरएसएस, उसके निशाने पर नरेंद्र मोदी आ गए हैं। देखिए मोहन भागवत ने जो बातें कही थी वो मोहन भागवत ने इशारों में बातें कही और नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का कोई नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था, ये समझा जा सकता है। और अगर नहीं था नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा तो मोहन भागवत को स्पष्ट करना चाहिए था वो बीजेपी में किसके लिए बात कर रहे हैं कि अहंकार आ गया था और क्या चीज़ें गड़बड़ी हुई जिसकी उन्होंने इशारा किया। तो आखिर कौन है बीजेपी में जिसने चीज़ें गड़बड़ी की? तो मोहन भागवत को ये खुल करके बताना चाहिए था, लेकिन मोहन भागवत ने नहीं बताया तो यही समझा जाएगा उनका इशारा निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की तरफ था। तो ये एक सामान्य तौर पे समझी जाने वाली चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से बुशरा जी ये चीज़ें सब हो रही हैं, आरएसएस प्रमुख बोल रहे हैं, उसके बाद फिर आज इंद्रेश कुमार जो है आरएसएस के नेता हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं, उनका भी एक इसी तरीके से बयान आ गया है। मतलब 400 पार को लेकर के हम लोगों ने सुना कि एकनाथ शिंदे किस तरीके से 400 पार के नारे को लेकर के कह रहे थे कि इस 400 पार के नारे की वजह से टूटन हुई, मतलब हार का सामना करना पड़ा। अब हम लोगों ने छगन भुजबल को सुना जो कि एनसीपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप महाराष्ट्र में नहीं हारे, हमें तो 4 सीटें लड़ने के लिए मिली थी, तो आप तो यूपी में भी हारे। यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जो हारी है वो नरेंद्र मोदी की वजह से हारी है, इसमें किसी सहयोगी दल का कोई हाथ नहीं है। तो सारे सहयोगी दलों ने बुशरा जी जिस तरीके से हाथ झाड़ना शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी से और ये एक तरीके से ठहराना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी और सहयोगियों की हार हुई है, तो अब ये बीजेपी के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं बुशरा जी, इसको इस तरीके से समझा सकता है। मुझे नहीं मालूम है कि ये अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है। जो बातें सामने आ रही हैं उन बातों को देख करके समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई एक असंतोष है नरेंद्र मोदी को लेकर के, और वो असंतोष बाहर भी आ रहा है, वो आरएसएस के अंदर भी एक असंतोष है, वो भी साफ देखने में आ रहा है। चाहे मोहन भागवत का बयान हो, चाहे ऑर्गेनाइजर में जो लेख लिखे जा रहे हैं, और खासतौर से जो रत्न शारदा का ऑर्गेनाइजर में लेख है वो तो बहुत सख्त एक तरीके से टिप्पणियाँ देखा जाए तो वो बीजेपी के ऊपर हैं, और किस तरीके से बताया गया कि साहब लोगों से मिलते नहीं थे और क्या क्या सारी बातें उस लेख में कही गई हैं, अहंकार को लेकर के जिस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये साफ तौर पर समझा जाता है कि बीजेपी के अंदर भी बहुत सी चीज़ें खराब चल रही हैं, बीजेपी के अंदर भी सारी चीज़ें ठीक ठाक नहीं हैं, सहयोगियों के साथ कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया गठबंधन लगातार जो है ये प्रयास कर रहा है कि सरकार किस तरीके से बनाई जाए, हालांकि वो अभी एक मौका देना चाहता है सरकार को, ये सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि
इंडिया गठबंधन की तरफ से कि जब चाहेंगे तब इस सरकार को गिरा देंगे। लेकिन ये समझा जाता है कि वो ये चाहते हैं कि सरकार अपने अंतर्विरोधों से गिरे, इंडिया गठबंधन को ये सरकार गिराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। और मुझे लगता है कि सरकार अपने अंतर्विरोधों से अपने आप गिरेगी, इसको कोई गिराएगा नहीं, ये अपने आप गिरेगी। चूंकि इनके यहाँ जो जिस तरह की चीज़ें हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री का वर्क ऑफ स्टाइल हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में देखा है। अब प्रधानमंत्री एकदम चेंज हो जाते हैं, 360 डिग्री बदल जाते हैं, तो बुशरा जी चीज़ें अलग हैं। भाई नरेंद्र मोदी अगर मोदी ना रह करके अटल बिहारी वाजपेयी बन जाते हैं और गठबंधन की सरकार चलाने का उसी तरीके से काम करते हैं जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तो फिर नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएंगे। तो यानी दो में से एक चीज़ खत्म होनी है बुशरा जी, इसको समझा सकता है। या तो नरेंद्र मोदी खत्म होंगे या ये सरकार खत्म होगी। अगर नरेंद्र मोदी खत्म होते हैं यानी कि खत्म होने से तात्पर्य ये है कि वो अपना स्वरूप बदलते हैं, अपने आचरण बदलते हैं, अपनी जो उनकी वर्क ऑफ स्टाइल उसको बदलते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पे जाकर के चलते हैं कि किस तरीके से गठबंधन की सरकारें चलाई जाती हैं। तो ये सरकार चलेगी, क्योंकि फिर आप सहयोगियों से बातचीत करेंगे और कोई आप ऐसा मौका नहीं देंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो। भाई देखिए, इस बीजेपी ने जब तक एनडीए की सरकार चली अटल बिहारी के नेतृत्व में, इसने कभी 3 तलाक, 370, राम मंदिर सबकी बातें ही नहीं की, भूल गई, जैसे इसके एजेंडे में कहीं है ही नहीं। और जैसी पावर में आई अकेले, तो अब उसने सारे अपने काम वो सब किए जिनका वो एजेंडा था। हालांकि उसका परिणाम खराब निकला बीजेपी के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप हार गए, अयोध्या भी आप हार गए, बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो हारते हारते बचे। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन मतलब उसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इन सारे मुद्दों को एक तरफ किनारे रख दिया और एक गठबंधन की सरकार चलाई। पिछले दरवाजे से वो अपना कोई भी एजेंडा लागू करता रहा, आरएसएस वो अलग का मसला, लेकिन खुलकर के बीजेपी ने उस समय ये एजेंडे अपने नहीं चलाए। तो क्या नरेंद्र मोदी इस तरीके के काम कर सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी का जो पिछले 10 साल का इतिहास है वो कहाँ जाएगा? नरेंद्र मोदी की वो 56 इंच की छाती रही का अकेला सब पे भारी, वो सब कहाँ जाएगा? तो नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते हैं, इसलिए सरकार के ऊपर संकट ज्यादा है बुशरा जी। क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम करते हैं वो अपना काम करना शुरू करेंगे, तो इनके सहयोगियों के अंदर भी चीज़ें निकल करके आएंगी जो एक तरह से कहा जाए कि वो विभाजन की नींव बनेंगी। और बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे ये सरकार जो है अस्थिर हो जाएगी। कुल मिलाकर के अभी जो सूचनाएं हैं बुशरा जी, वो सूचनाएं यही हैं कि सब ठीक ठाक नहीं है। हम इसकी कुछ भी समीक्षा करें, दूसरे कुछ भी समीक्षा करें, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए जो किया गया, जो एनडीए ने किया, उसको बीजेपी का समर्थन नहीं है। ये इसलिए समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं है। वो एनडीए के लोगों ने उनको चुना है, वो किस तरीके से चुना है वो उनका मसला है, किस तरीके से चुना है, लेकिन वो बीजेपी के नेता, सर्वमान्य नेता अब नहीं है। ये ऐसे समझा जा सकता है, वरना पहले उनको बीजेपी का संसदीय दल का नेता चुना जाना चाहिए था, जो उनको नहीं चुना गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बताता है, ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की भी अब पसंद नहीं है। और जिस तरीके से आरएसएस के लोगों के बयान आ रहे हैं और सहयोगियों के बयान आ रहे हैं, 400 पार के नारे को दोषी ठहराया जा रहा है। और अब तो ये भी बातें हो रही हैं कि किस तरीके से मंगलसूत्र और क्या क्या और घृणा की बातें, मतलब मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया, घृणा फैलाई गई, इस तरह की बातें, विभाजनकारी बातें की गई। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं, ये तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा है अगर आरएसएस प्रमुख का देखा जाए। तो कुल मिलाकर के मुझको ये लगता है बुशरा जी कि चीज़ें बीजेपी के अंदर ठीक ठाक नहीं है और ये सरकार जो है वो अपने अंतर्विरोधों से गिरेगी। और अस्थिर सरकार तो हम इसको कह ही सकते हैं, वो आज गिरेगी कि कल गिरेगी, 5 साल बाद गिरेगी, हम नहीं कह सकते कब गिरेगी कब नहीं गिरेगी, लेकिन ये अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार है और इसके अंदर एक रूपता नहीं है मुद्दों को लेकर के भी। और खासतौर से प्रधानमंत्री की जो वर्क ऑफ स्टाइल है, उनकी जो कार्यप्रणाली है, काम करने का उनका तरीका है, उसको लेकर के बहुत सी आपत्तियां निश्चित तौर पर होंगी। हो सकता है स्पीकर के मसले को लेकर के ही कुछ टूटन हो जाए, हो सकता है कि स्पीकर पर कोई सहमति बन गई हो, या इंडिया गठबंधन को इस तरीके का नाम लेकर के आ जाए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सोचना पड़े कि वो बीजेपी के स्पीकर पद का समर्थन करें या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करें। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि जो अभी सत्र शुरू हो रहा है, इस सत्र में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं बुशरा जी, जो सरकार को अस्थिर कर सकती हैं। बिल्कुल। और अभी अगर हम पूरी स्थिति को देखते हैं तो ये आप देखिए कि आरएसएस से लेकर मुस्लिम राष्ट्र मंच से लेकर मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, छगन भुजबल, शिंदे, कौन ऐसा है जिसने अभी नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल ना खड़े किए हों? क्योंकि नारा किसने गढ़ा था? ये नारा नरेंद्र मोदी ने गढ़ा था 400 पार का। ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन है अब की बार 400 पार,
ये जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 370 अपने दम पर और 400 एनडीए हासिल करने जा रहे हैं, और आप ये देखिए कि 240 पर सिमट गए, और ये कहा गया कि इसीलिए हमें इसका नुकसान हुआ। छगन भुजबल अगर सामने आके कहें कि भाई हमें तो आपने 4 सीटें दी थी, 48 का जिम्मेदार आप हमें कैसे ठहरा सकते हैं, और अगर जिम्मेदारी ही अगर आप तय कर रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में किसकी जिम्मेदारी थी। और उत्तर प्रदेश में तो आप ये देखिए कि बीजेपी खुद दो फाड़ उसके होते हुए नजर आ रहे हैं। वो आमने सामने एक तरह से खड़े हो गए हैं उसके नेताओं, साफ तौर पर देखा जा सकता है। मीटिंग पे मीटिंग का दौर है, उसमें भी जिस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं से भारतीय जनता पार्टी के खुद के अंदर से फूट की खबरें आ रही हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश है। तो क्या नरेंद्र मोदी, जिन नरेंद्र मोदी को सिर्फ यस मैन चाहिए होते थे, वो नरेंद्र मोदी जो अपने सिर्फ उन लोगों को जो उनका हुक्म बजाएं, जो उनके आगे लब न खोलें, वो सर झुकाकर रहें, वो उसमें नरेंद्र मोदी का सिर्फ मोदी मोदी हो, और वो अपनी 56 इंच की छाती, एक अकेला सब पे भारी, हिंदू हृदय सम्राट, ये तमाम छवियां जो उनके साथ जोड़ी गई या उन्होंने जुड़वाई या एक मीडिया के धड़े ने उनकी सहायता की, वो सब तो उनके साथ नहीं है। लोग खुलकर उनके सामने उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ये सब बर्दाश्त करके सरकार चला पाएंगे, जिनको आदत ही नहीं है कोलिशन की गवर्नमेंट चलाने की, कहीं से भी, चाहे चीफ मिनिस्टर रहे या प्रधानमंत्री रहे, तो क्या आगे वो अपने दम पर इस तरह से इस सरकार को चला पाएंगे? अभी से ही सवाल ये उठ खड़े हुए हैं कि क्या मिड टर्म पोल हो सकते हैं, क्या ये लोकसभा बंद हो सकती है, इस तरह के तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अमलेंदु जी अब नीतीश कुमार को लेकर है। वो नीतीश कुमार जो 2 बैसाखियों में से एक हैं, और लगातार उन्हीं को लेकर ये सवाल उठते रहे कि अगर सबसे पहले, अभी वो मजबूत कड़ी नजर आ रहे हैं एनडीए की, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी भी वो साबित हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने दम पर अपने प्रदेश में सरकार बना ली है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, 5 साल अभी उनकी सरकार वहां पर चलनी है। वहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं, 2025 में वहां असेंबली इलेक्शन है, अभी डिपेंडेंसी है नीतीश कुमार की बीजेपी पर, लेकिन वही डिपेंडेंसी नीतीश कुमार खत्म करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के हाथ अभी खाली हैं, उनको कुछ मिला नहीं है। उनके पास 12 सीटें होने के बावजूद भी उनके जो कार्यकर्ता है उनमें उदासी है, और अभी कैबिनेट की आनंद फानन में मीटिंग बुलाना, अपने विधायकों की मीटिंग बुलाना, बीजेपी अपने विधायकों की मीटिंग बुला रही है, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि कुछ बहुत जो है सियासत में बिहार की वो उबल रहा है, और नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन मौजूद है, दरवाजे खुले हैं उनके लिए। दूसरी तरफ देखिए बुशरा जी, असल में महाराष्ट्र और बिहार की परिस्थितियों में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि दोनों राज्य जो हैं, ये बिहार और महाराष्ट्र, ये दोनों बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की जो आपने बात की, आंध्र प्रदेश की तो निश्चित तौर पे चंद्रबाबू नायडू की 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार है, ज़बरदस्त बहुमत के साथ जीत करके आई है, तो वो तो लगातार चलेगी। और बीजेपी आंध्र प्रदेश में कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है कि साहब कोई ऑपरेशन लोटस चला करके जो है वहाँ टीडीपी की सरकार को गिरा दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके सांसदों को तोड़ सकती है, वहाँ ऑपरेशन लोटस कर सकती है, लेकिन राज्य की सरकार गिराने की उसकी हैसियत वहाँ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के साथ बात यही है कि उनको भी केंद्र की राजनीति में उस तरीके से नहीं आना है। वो ये तो चाहते हैं कि केंद्र को नकेल अपने हाथ में रखें, लेकिन वो सरकार अपनी चलाते हैं निर्बाध तरीके से, ये उनकी अपनी है। तो वो चंद्रबाबू नायडू इतना शायद छोटा जो है वो नहीं है, एक तरीके से कहा जाए, टारगेट दूसरे लोगों के लिए। लेकिन नीतीश कुमार निश्चित तौर पे जो है वो एक बड़ा टारगेट है, और नीतीश कुमार बड़ा टारगेट इसलिए भी है, एक तो नीतीश कुमार के एक तरीके से कहा जाए दोनों हाथों में लड्डू हैं, और दोनों हाथों में लड्डू इसलिए है कि अगर बीजेपी साथ रहती तो ठीक है भाई, वरना हम चले अपने घर वापस फिर से जहाँ समाजवादियों के साथ, और उनके साथ हम जाकर के वहाँ सरकार फिर बना लेंगे। बच्चे कह ही रहेंगे वो तो हमारे चाचा हैं, तो चाचा भतीजों के साथ, भतीजे भतीजियों के साथ चले जाएंगे। चाचा को क्या है, कहीं भी चले जाएंगे झोला उठा करके, तो चाचा तो जाते आते रहते ही हैं, तो घर चले जाएंगे चाचा। तो बीजेपी क्या करेगी? दूसरा, बीजेपी के सामने संकट जो है बुशरा जी बिहार को लेकर के खास तौर से ये है कि बीजेपी चाहती तो है बिहार पे कब्जा कर लिया जाए, लेकिन वो समझ रही है कि बीजेपी यानी अब नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से कोई जिताऊ पर्सनालिटी अब नहीं रहे कि वो चुनाव को जिता सकें। ये बात इस लोकसभा चुनाव से स्पष्ट हो गई, और सारी बातें जब जो हो रही हैं, आरएसएस बोल रहा है, सहयोगी दल बोल रहे हैं, बीजेपी के अंदर से जो सारी बातें आ रही हैं, वो सब बातें इसलिए आ रही हैं, लोग समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का अब वो करिश्माई जो व्यक्तित्व था कि साहब वो चुनाव जिता के ले आते हैं, वो अब खत्म हो गया, और कोई भी चुनाव जिताने की क्षमता अब नरेंद्र मोदी में नहीं है। और अगर बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं होता बीजेपी का, तो बीजेपी का बिहार में सूपड़ा साफ हो गया होता। ये इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और बीजेपी भी अच्छे तरीके से समझ रही है। तो नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू ये है कि या तो मेरी शर्तें मानो,
और अगर मेरी शर्तें नहीं मानते तो फिर ठीक है, हम अपना देखेंगे रास्ता। नीतीश कुमार अब ये चाहते हैं कि अब वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, और जो भी कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं वो नीतीश कुमार मुझे लगता है स्पीकर पद के लिए केंद्र में उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जो भी करेंगे वो बिहार की राजनीति को देखते हुए करेंगे कि बिहार के विधानसभा चुनाव कब हो, एक तो ये, और दूसरा हो तो वो किस तरीके से चुनाव लेंगे। चर्चा ये है कि उन्होंने पहले बीजेपी के साथ शर्त रखी थी कि आपके साथ हम आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ ही आप विधानसभा चुनाव करवा दीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो फिर ये तय हुआ कि भाई लोकसभा के बाद तुरंत उसको करवा दिया जाएगा। अब अगर बीजेपी इससे मुकरती है या बीजेपी इसको नहीं करती है, मान लीजिए कल को अगर आज ही जैसे बैठक हो रही है कैबिनेट की नीतीश कुमार की, इस बैठक में अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए या नीतीश कुमार को सौंप दिया जाए कि सरकार के बारे में उनको फैसला लेना है, एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो जाए, और नीतीश कुमार जाकर के विधानसभा भंग करने की सिफारिश अभी जाकर के गवर्नर से कर दें, ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या करेगी? क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी अगर नीतीश कुमार ये सिफारिश जाके कर देते हैं? नहीं बना पाएगी ना। तो बीजेपी को नीतीश कुमार की शर्तें बहुत सी माननी पड़ेंगी, खासतौर से बिहार के संदर्भ में। अब सामने संकट ये है कि जो वहाँ के, एक तो नीतीश कुमार की कद का या तेजस्वी की कद का कोई नेता बीजेपी के पास बिहार में नहीं है, तो उसके सामने संकट भी है कि वो अपने किसी नेता के नाम पर जो चुनाव में नहीं जा सकती है कि साहब इनको हम चेहरा बना करके जो है, या नीतीश को और तेजस्वी को हमारा ये चेहरा जो है वो टक्कर देगा। तो ये संकट एक तरीके से बीजेपी के सामने आप अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि वहाँ संकट है, और नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी को जो सफलता मिली है, जो भी कुछ मिली है बिहार में, वो नीतीश कुमार के साथ आने की वजह से मिली है, वरना डिब्बा गोल बीजेपी का हो जाता और बीजेपी जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो 200 के नीचे पहुँच जाती केंद्र में जाकर के। तो नीतीश कुमार अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। उनकी दिलचस्पी मुझे लगता है स्पीकर को लेकर के नहीं है, स्पीकर को लेकर के दिलचस्पी टीडीपी की अपनी रही है, और उसको समझा जा सकता है उनके पास पहले से। तो नीतीश कुमार जो भी खेल करेंगे वो नीतीश कुमार बिहार के समीकरण को देखते हुए करेंगे। मुझे लगता है कि बिहार के मामले में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की शर्तें माननी होंगी, और अगर नहीं मानती हैं वो शर्तें तो फिर कुछ ना कुछ खेल गड़बड़ हो सकता है। बीच में खबरें आई थी कि जब नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे तो कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बीच कुछ ठन गई है इसको लेकर के, लेकिन बाद में खबरें आई कि नीतीश कुमार ने फिर बाद में चंद्रबाबू नायडू को फोन करके बातचीत की और शुभकामनाएं वगैरह दी। इसका मतलब ये है कि स्पीकर को लेकर के जो बातें हैं उसको लेकर के शायद नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के बीच में कोई सहमति है कि जो करना है किसको क्या करना है, लेकिन बिहार के मामले को लेकर के या केंद्र की राजनीति क्या करना है इसको लेकर के हमको लगता है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू एकजुट हैं, लेकिन वो क्या फैसला लेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। खासतौर से नीतीश कुमार जो भी कुछ फैसला लेंगे वो बिहार को जो आगे आने वाला चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए फैसले लेंगे, और ये फैसले बीजेपी के लिए दुखदायी भी हो सकते हैं अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानी, तो ये उनका अपना अंदर का मसला है। लेकिन बुशरा जी जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे हमने शुरुआत की थी और आपने भी शुरुआत की थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो दावा कर रहा है कि जब चाहे तब सरकार गिरा देगा, और इसको लेकर के खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के एक सांसद हैं सौमित्र खान जो पश्चिम बंगाल से जीत करके आए हैं, उन्होंने कहा है कि उनसे टीएमसी के लोगों ने संपर्क किया था और वो चाहते थे कि इस्तीफा देकर के वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया चूंकि वो अभी पार्टी बदलने का उनका कोई मूड नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी टीएमसी के लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रखना चाहता हूं, और उन्होंने बीजेपी का जो वहां का राज्य का नेतृत्व है उसको बहुत खरी खोटी सुनाई है और फिर बताया है कि क्या क्या मुद्दे थे जिनकी वजह से नुकसान हुआ और हम किस तरीके से वो विपक्ष का हम सामना नहीं कर पाए किन मुद्दों को लेकर के। तो यानी जो साकेत गोखले जो राज्यसभा के सदस्य बताए जाते हैं उनके टीएमसी के बताया जाता है, उन्होंने कोई दावा किया था कि साहब 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल से जीत करके आए हैं। तो इसका मतलब ये इंडिया गठबंधन के दावे तो सच दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी के सांसद मतलब बीजेपी के सांसद ही इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। आप शिवसेना उद्धव ठाकरे या नीतीश कुमार के सांसद या एनसीपी के सांसद इनकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए, ये तो अपने आप ही जो है बहुत सारे लोग संपर्क में बताए जाते हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद भी इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। तो इसका मतलब बहुत चीजें देखिए है क्या बुशरा जी, असली बात यही है चूंकि नरेंद्र मोदी की अब जो करिश्माई व्यक्तित्व समझा जाता था वो करिश्मा खत्म हो चुका है। इस बात को लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ये हार पूरी तरीके से बीजेपी की नहीं, ये नरेंद्र मोदी की हार है, और बीजेपी अब नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर निर्भर रहती है तो आने वाला समय बीजेपी का और बुरा होगा। इस बात को बीजेपी के लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि शायद उनके यहाँ कुछ अंदर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि अब नरेंद्र मोदी का विकल्प तैयार किया जाए। जिस तरीके से मोहन भागवत पहुँचे हैं वहाँ गोरखपुर, और बताया जाता है कि वो गोरखपुर में जाकर के वो योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात होगी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दिल्ली में आकर के मुलाकातें की हैं और मंत्रिमंडल की जो बैठक बुलाई उसमें दोनों
उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके सामने आ रही हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो देखिए बुशरा जी बीजेपी के अंदर चल रहा है, और बीजेपी की सरकार, बीजेपी के अंदर के जो अंतर्विरोध है, मुझे लगता है उनसे ये सरकार गिरेगी, और शायद बीजेपी के अंदर भी कोई ना कोई टूटे ना। जैसे कि हो सकता है कि महाराष्ट्र के सांसद जो है बीजेपी के, वो भी सब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के संपर्क में हो, बंगाल के सांसद वो संपर्क में हो। तो जहां बीजेपी कमजोर पड़ी है, यानी वहां के सांसद हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कई सांसद बताए जाते हैं कि वो शायद सपा के संपर्क में हैं, धर्मेंद्र यादव जो है वो, और शिवपाल यादव, वो इस पर कुछ काम कर रहे हैं। तो उसमें कई नाम जो है वो चर्चा है, अब हम उसको खोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो अगर ये सब चल रहा है बुशरा जी, तो मुझे लगता है कि जो टूटन होगी वो बीजेपी के अंदर होगी। सहयोगी दलों की अपेक्षा बीजेपी को अपने अंदर की टूटपड़ और अंदर की राजनीति जो है, मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। दूसरे मुद्दे जो हैं उनको लेकर के सहयोगियों के साथ एक समन्वय बना के चलने की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री को अपना वर्क ऑफ स्टाइल जो है वो चेंज करना होगा अगर ये सरकार चलानी है। और अगर नहीं चलानी है, नरेंद्र मोदी तय कर चुके हैं कि इस सरकार को गिराना है, तो नरेंद्र मोदी उसी तरीके से काम करते रहेंगे जैसा पिछले 10 वर्षों से करते आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने मंत्रिमंडल अपनी चलाई है, मतलब पिछला जिस तरीके से रखा है, तो वो अगर इसी परिपाटी पे और इसी कार्य पद्धति पे काम करते रहेंगे तो इस सरकार की उम्र जो है वो लंबी नहीं है बुशरा जी, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल, और इस तरह के तमाम इंडिकेशंस जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। जो भी बात हम फिलहाल आपसे कर रहे हैं वो तमाम बातें तथ्यों पर आधारित हैं। वो तमाम बातें, जो परिस्थितियां जिस तरह की फिलहाल पैदा हो रही हैं, उस सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि लोगों के जहन में, जो तमाम एनडीए के या फिर बीजेपी के जो नेता हैं, उनके जहन में ये तो अब पूरी तरीके से साफ हो गया है कि अब नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। अब तक शायद उनको ये लगता था कि जो भी कुछ है, जैसा भी है, जो हम चुनाव लगातार जीते हैं 14 और 19 का नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, अब आगे भी उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव जीतते रहेंगे। और 400 पार का नारा गढ़ा गया, लेकिन आपने देखा कि वो 400 पार का नारा ही ले डूबा। 240 सीटें भले ही आई हैं, लेकिन आपको पता है कि वो भी किस तरह से आई हैं और किन कंडीशंस में आई हैं। और इस चुनाव में अगर एक सबसे बड़ी कोई बात हुई है तो वो ये कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को लोगों ने नकारा है, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को लोगों ने नकारा है, उनके जरिए उठाए गए मुद्दों को लोगों ने नकारा है, वो जिस तरह की सियासत करते थे उसको पूरी तरीके से नकारा है। इसलिए खुद वो 1.5 लाख से सिर्फ जीत पाए, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि जान बचाकर वहां से आए हैं, और अयोध्या जैसी सीट भी वो हार गए। इसीलिए वो दल, वो चेहरे जिनके सिर्फ एक सांसद हैं, वो कैसे आप देखिए खुलकर सामने आ गए हैं। वो अपनी डिमांड ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तमाम कमियों को, खामियों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो नरेंद्र मोदी, क्या वो अमित शाह, जिनके सामने कोई बोलता नहीं था, जो लब खोलता नहीं था, अब जब वो खुलकर सामने आ रहे हैं तो क्या उनको ये बर्दाश्त होगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो सिर्फ उनको इवेंट्स चाहिए, उनके अपने इर्द गिर्द सिर्फ इवेंट्स होते रहे जहां पर वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जो ना कभी देश ने दिया, ना कभी आगे कोई देश दे पाएगा। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में उनका शुमार हो। उनको तो सिर्फ यही चाहिए, लगातार हमने ये देखा भी है। लेकिन अभी ये तमाम चीजें जो हैं, उनकी इमेज के साथ जो चस्पा थी, वो सब की सब खत्म हो गई है, ये साफ तौर पर हम देख रहे हैं। लेकिन अभी महत्वपूर्ण सवाल ये है अमलेंदु जी कि इंडिया गठबंधन की क्या स्ट्रैटेजी, उसको तो हम देख ही रहे हैं। वो कोई इमोरल कोई चीज नहीं करना चाहती है, वो नैतिक अनैतिक कोई काम नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि जो भी चीजें हो वो नेचुरली हो, जो भी चीजें हो वो नैतिक तौर पर हो, और फिर उनको मौका मिले सरकार बनाने का, जिसमें वो नेचुरली एक गठबंधन बनाकर अपनी सरकार को बनाए, उनके साथ अलाय जुटे, उनके पास वो नंबर हो। वो साफ तौर पर दिख रहा है, और वो कोई हड़बड़ी में नहीं है, और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। क्या आपको लगता है कि जो फ्लोर टेस्ट है उसके दौरान, जब लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, जो नाम सामने आएगा, उस दौरान कोई बड़ा खेल हो सकता है? देखिए, इस समय भी बड़ा खेल हो सकता है, उसके बाद भी बड़ा खेल हो सकता है। खासतौर से जेपीसी की मांग जो है वो शेयर घोटाले को लेकर के जो होगी, उस पर कोई बड़ा खेल हो सकता है। तो खेल की संभावनाएं तो देखिए सरकार में लगातार बुशरा जी बनी रहेंगी। हो सकता है स्पीकर को लेकर के भी जो है वो कोई हो सकता है कि वो कोई मामला बन जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो केसी त्यागी हैं, उनके राष्ट्रीय महासचिव में जनता दल यू के, उनका बयान आ गया है कि बीजेपी जिसको भी नॉमिनेट करेगी उसको हम समर्थन करेंगे। अब ये सहृदयता से बयान आया है या ये केवल एक पॉलिटिकल बयान है? चूंकि ऐसी बातें की जाती हैं कि वो जिसको चाहेंगे उसको हम समर्थन कर देंगे,
देंगे और अंदर अंदर कुछ और तैयारी चल रही हो, तो ये अभी नहीं कहा सकता। लेकिन केसी त्यागी का ये बयान अभी आ गया है कि बीजेपी जिसको चाहेगी उसको हम बना देंगे। तो हो सकता है बीजेपी अपना स्पीकर बनाने में कामयाब हो जाए, या फिर इंडिया गठबंधन कोई नाम लेकर के आता है तो उस नाम पे क्या स्थिति बनती है ये देखने वाली चीज़ होगी। तब जेडीयू या टीडीपी इसको किस तरीके से तय करती है ये देखना होगा। लेकिन बहुत से मुद्दे ऐसे होंगे बुशरा जी जिस पे ये सरकार लगातार घिरी हुई रहेगी और वो गिर सकती है किसी भी समय। सदन के अंदर भी गिर सकती है, सदन के बाहर भी गिर सकती है। जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा और प्रधानमंत्री का जो अपना काम करने का तरीका है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरा ये कि लोगों की एक बात समझ में आने लगी है बुशरा जी, और मुझे लगता है कि ये सरकार जो है मध्य प्रदेश वो महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव होने हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा संकट में आपको दिखाई पड़ेगी। चूँकि अभी तक की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें समझा जा सकता है कि दोनों जगह से ये सरकार आउट होने जा रही है, मतलब हरियाणा से भी और महाराष्ट्र से भी। और हरियाणा और झारखंड भी जोड़ लेते हैं इसमें जी मैं कह रही हूँ, क्योंकि झारखंड भी इसमें जोड़ लेते हैं। तीनों ही राज्य हैं, तीनों में ही इस साल चुनाव है और तीनों ही जगह मजबूत है इंडिया जी। तीनों ही जगह इंडिया मजबूत है और तीनों जगह मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बीजेपी के अंदर खड़े हो जाएंगे और तब नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार ज़्यादा शुरू हो जाएंगे कि आपने बीजेपी को इस स्थिति में पहुंचा दिया। 10 साल का समय मिला था, अगर सरकार ने ठीक से काम किया होता, जनता के हित में काम किए होते तो बीजेपी की ये दुर्गति नहीं होती। चूंकि नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किए वो अपने मित्रों के लिए काम किए। इस तरीके के आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहता है बुशरा जी। तो ये विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं एक पत्रकार होने के नाते, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते भी कि इस सरकार की नीतियाँ कम से कम किसी के हित में हो या ना हो, जनता के खिलाफ निश्चित तौर पर नहीं। जिस तरीके से रोजगार को लेकर के सरकार की नीतियां नहीं, जिस तरीके से महंगाई को लेकर के सरकार की नीतियां नहीं और तमाम मसलों पर सरकार की नीतियां नहीं, पीएसयूज को जिस तरीके से बेचा गया, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा गया, रेलवे का जिस तरीके से निजीकरण किया गया, हवाई अड्डों का किया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं बुशरा जी, उससे ये बात तो एक तो साफ समझी जा सकती है कि ये सरकार जनता की विरोधी है। बाकी मित्र किसी की भी हम नहीं कह सकते किसकी मित्र किसकी नहीं है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह पे हैं, वो विपक्ष अपनी बात करेगा उसके, लेकिन हम ये जरूर समझ सकते हैं कि ये सरकार जनता की हितैषी किसी भी हाल में नहीं है। जनता के पक्ष में कोई भी फैसले सरकार ने अभी तक नहीं लिए पिछले 10 वर्षों में। तो क्या ये 10 वर्षों का जो काम था, तो बीजेपी के अंदर फिर ये सवाल उठना शुरू हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी स्वयं अपना चुनाव वाराणसी में हारते हारते बचे, बमुश्किल जीते और उसके बाद उनसे ज़्यादा मतों से दूसरे लोग बीजेपी के जीत करके आए। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह भी जो है वो 7-8 लाख से जीत करके आए हैं। नरेंद्र मोदी बनारस के आसपास की सीटें भी हरवा बैठे, बीजेपी को सीटें नहीं जितवा पाए। तो ये नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को लेकर के सवाल उठने लगेंगे और फिर राज्यों में जिस तरीके से हार होगी, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, उसका सीधा प्रभाव फिर दिल्ली पे पड़ेगा। तो ये फिर बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी और फिर ये कहा जाएगा कि अगर बीजेपी को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना जरूरी है बीजेपी को बचाने के लिए। तो फिर लोगों का लक्ष्य देखिए, RSS भी जो है आज इस तरीके की बातें कर रहा है, जैसा पवन खेड़ा ने कहा कि भाई आप आज बोल रहे हैं, बोलना तो आपको साल भर पहले था। तो साल भर पहले क्यों नहीं बोला RSS? साल भर पहले उसने नहीं बोला कि RSS को लगता था कि उसका जो विभाजनकारी एजेंडा है वो चलेगा, नरेंद्र मोदी उसको अच्छे से चलाएंगे और होगा। नरेंद्र मोदी ने कोशिश भी की उस विभाजनकारी एजेंडे को चलाने की। हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, मछली मटन सब किया नरेंद्र मोदी ने, मुर्ग मुसल्लम, मंगलसूत्र सब पे आ गए, लेकिन वो सब चूंकि नहीं चला, फेल हो गया। तो अब RSS को समझ में आ रहा है कि अब इस रणनीति पर चल करके सरकारें नहीं बनाई जा सकती हैं बीजेपी की। इसका मतलब कि अब पीछे लौटना पड़ेगा, कोई और रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो अब वो सहृदयता की बात और राजनीति में शुचिता की बात, मर्यादा की बात, ये सारी बातें मोहन भागवत भी करने लग गए हैं। तो मोहन भागवत के इन सारी बातों के करने का तात्पर्य जो है बुशरा जी की समझा जा सकता है कि RSS समझ रहा है कि अब उसका जो एजेंडा जिसको बीजेपी या नरेंद्र मोदी आगे चला रहे थे उसके आधार पर सरकारें नहीं बन सकती हैं और नरेंद्र मोदी उसके अलावा किसी और चीज़ के मास्टर है नहीं, वो उसी पिच पे खेल सकते हैं। तो अगर इस पिच पे नरेंद्र मोदी खेलेंगे और राज्यों में हार होती है तो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें उठना शुरू हो जाएंगी। फिर जो एक लिबरल धड़ा समझा जाता है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कोई लिबरल नहीं होता है, सब एक ही उस तरीके के होते हैं, बस ये होता है कि कौन ज़्यादा कट्टर है, थोड़ा कौन कम कट्टर है। तो लेकिन नरेंद्र मोदी की अपेक्षा जो कम कट्टर समझे जा सकते हैं, चाहे नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो और चाहे वो राजनाथ सिंह हो, फिर ये लॉबी जो है ये फिर सक्रिय हो जाएगी और फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ चीज़ें हो सकता है अंदरूनी तौर पर चलें या हो सकता है ना भी चलें, कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी सबको साथ में
चलना शुरू कर दें अपनी परिस्थितियां देखते हुए, पार्टी की परिस्थितियां देखते हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो अब तक का कार्यप्रणाली है, मतलब जो देखने में आया है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो जितने समय, 1 दशक से ज़्यादा, और 1 दशक रहे वो भारत के प्रधानमंत्री, तो उनकी मतलब संसदीय जीवन का जो काम करने का तरीका है उसको देख करके समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी काम तो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से करते रहे, वो बदलेंगे नहीं। अगर नहीं बदलेंगे तो सरकार बदलेगी। जी, और बिल्कुल अभी आप देख भी सकते हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी जिस तरह से तमाम एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, उनको सिर्फ 11 मंत्रालय देखा। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा, जिसमें एमओएस और स्वतंत्र प्रभार और सब कुछ शामिल है, उनको निपटा दिया गया। अभी भी तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने ही पास रखे हैं। पूरी तस्वीर अगर हम अभी देखते हैं कैबिनेट की, चाहे वो प्रधानमंत्री के सलाहकार हो या फिर सुरक्षा सलाहकार हो, उन सब की सब कुछ आप देखिए कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि 2019 का पूरा रिपीट किया गया है। वो एक तरह की ये एक कोशिश भी हम ये देख सकते हैं, ये बताने की मैसेज जो कि नरेंद्र मोदी का स्टाइल है कि आप हमें कमजोर समझने की आप ये हिमाकत ना करें और ये ना समझें कि हमारी सरकार, हम 240 नंबर लाए हैं और ये मिलीजुली सरकार है तो नरेंद्र मोदी की ताकत, अमित शाह की ताकत कुछ कम हो गई है और हम उनके आगे झुक जाएंगे। ये तमाम तरह के मैसेजेस देने की कोशिश की गई है जो हमने पूरा कैबिनेट देखा उसमें। लेकिन ये जो मैसेज देने की कोशिश है यही भारी पड़ सकती है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि अमलेंदु जी, अगर हम टीडीपी की बात करते हैं या फिर हम जेडीयू की बात करते हैं या फिर और भी सहयोगी दल जो उनके साथ हैं, उनको गिरकर संभलना आता है। वो गिरे हैं, फिर संभले हैं, फिर गिरे हैं और फिर संभले हैं, यानी कि जीत हार उन्होंने सबका मजा चखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को ना विपक्ष में बैठने का कोई एक्सपीरियंस, ना ही उनको बनने का कोई एक्सपीरियंस। उन्होंने तो सिर्फ जीत ही देखी है अब तक, उन्होंने हार देखी कब है? ये पहली बार है जो उनको ये मजा चखना पड़ रहा है। लेकिन उसका टेस्ट उनको बहुत कड़वा लग रहा होगा और कड़वा कब तक वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, कब तक वो ये घूट पी पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कोई पॉसिबिलिटीज आप ये भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि क्या हम कोई मिड एक्शन देखने जा रहे हैं, क्या इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? हालांकि लोकतंत्र के लिए खराब है क्योंकि अभी इलेक्शन होके चुके हैं, लोगों ने बहुत उत्साह के साथ वोट किया है और ये भी समझ में आ रहा है कि ये इस बार का जो वोट किया है लोगों ने वो बदलाव के लिए किया था और यही वजह है कि 234 का नंबर है इंडिया के पास और तमाम तरह की विषम परिस्थितियां रही उनके पास, फिर भी वो 234 पर आ गए और तमाम फेवरेबल कंडीशन एजेंसी सबका इस्तेमाल करके भी वो 240 पर ही आए हैं। तो आगे अगर हम देखें तो इस तरह के जो विश्लेषण हैं उनको आप कैसे देखते हैं और इसमें इंडिया की भूमिका को फिर हम कैसे देखें? देखिए बुशरा जी, ये इंडिया की भूमिका तो बाद में शुरू होगी। मुझे लगता है इंडिया अपनी भूमिका शुरू करना भी नहीं चाहता है और भूमिका जो भी होगी वो इंडिया की बहुत बाद में आएगी। अभी तो जो भी भूमिका है वो नरेंद्र मोदी की खुद की भूमिका होगी और बीजेपी की खुद की भूमिका होगी। उसकी भूमिका क्या होती है इस पर इस सरकार को लेकर के काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और फिर जैसा मैंने कहा कि राज्यों के चुनाव जब होंगे 3 राज्यों के खास तौर से, तो उसमें उसके बाद फिर चीज़ें बहुत सी बदलती हुई हमको नजर आएंगी। बाकी जो नरेंद्र मोदी का वर्क ऑफ स्टाइल है उससे बहुत सी चीज़ें तय होंगी। देखिए बुशरा जी, अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि सरकार को कोई खतरा होता है, सरकार बदली जाती है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी खुद छोड़ करके अपने किसी सो कॉल्ड लिबरल जो है उसको सत्ता सौंपे बीजेपी के अंदर, ऐसा नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। फिर ऐसी स्थिति में वो सीधे चुनाव में फिर ले जाएंगे। फिर बीजेपी तय करती है किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, किसके नेतृत्व में नहीं लड़ना है। ये फिर बीजेपी अपना तय करती रहेगी, आरएसएस तय करता रहेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगला चुनाव वो चाहे 6 महीने में हो, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे कभी भी हो, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगला चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी। ये तो बुशरा जी तय हो गया है। इस चुनाव के परिणाम को देखते हुए ये निश्चित तौर पर तय हो गया है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। ये साफ तौर पे स्पष्ट हो गया है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ने नहीं जा रही है और सरकार गिरने की कोई नौबत आती है तो नरेंद्र मोदी उसका सामना नहीं करेंगे कि सरकार गिरने की नौबत आए। उससे पहले मुझको लगता है, बाकी नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी यानी क्या करेंगे, मुझको लगता है कि वो जाकर के सीधा फिर चुनाव में चले जाएंगे और मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बाकी इंडिया का गठबंधन उस समय क्या करेगा ये देखने वाली चीज़ होगी। मुझे लगता है इंडिया का गठबंधन भी फिर इसको अच्छे तरीके से लेगा कि ठीक है चुनाव में ही निपटते हैं, क्योंकि चुनाव के जरिए ही आना है। इंडिया गठबंधन को जिस तरह की सफलता मिली है और लोगों को लग रहा है बुशरा जी कि अगर ईमानदारी के साथ चुनाव हुए होते, सारी संस्थाएं निष्पक्ष होती, खासतौर से चुनाव आयोग निष्पक्ष होता और बड़े पैमाने पर रिगिंग के जो आरोप लग रहे हैं वो सब नहीं हुए होते,
तो इंडिया गठबंधन की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही थी 300 सीटों के साथ में, और बीजेपी 100-150 के आसपास निपट रही होती, ये लोगों को लग रहा है। तो इसका मतलब अब जो अगर चुनाव होगा, वो चाहे बीजेपी करवाए या अपने आप चुनाव हो, जो भी कुछ हो, उसमें फिर बीजेपी की बहुत ज़्यादा दुर्गति होगी, क्योंकि लोगों की चीज़ कुछ समझ में आ गया है। इधर चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ईवीएम की जांच को लेकर की जो फीस तय की है बुशरा जी, उसको लेकर के बड़े सवाल हो रहे हैं। यानी 5% जो कराई जा सकती थी ईवीएम की जांच, वो मैं देख रहा था कि शायद वो 40,000 रुपये जो एक ईवीएम की जांच की रकम फिक्स कर दी गई। यानी अगर एक कोई पूरी लोकसभा क्षेत्र में अगर 5% ईवीएम की जांच करवाना चाहे तो 10 करोड़ रुपया लगभग जो है उसको देना पड़ेगा। तो आप बताइए कौन इसकी जांच कराएगा? तो लोगों को ये भी तो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के खबरें आ रही हैं कि साहब वोट कम पड़े, 10,000 वोट ज़्यादा गिन लिए गए, कहीं जो है वो बैलेट पेपर में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, तो ये जो आरोप लग रहे हैं सारे बुशरा जी, इसको लेकर के समझा जा सकता है। जनता के मन में एक बात है कि बीजेपी को जो ये सीटें मिली हैं 240, ये भी बीजेपी को ओरिजिनल सीटें नहीं हैं, इसकी बहुत कम सीटें बीजेपी को मिली हैं, ये लोगों के मन में एक है। और जब ये इस तरह की हवा बनती है तो फिर अब जो गुस्सा लोगों का निकलेगा वो बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से निकलेगा कि हमने आपको जनादेश नहीं दिया था, आपने जनादेश की चोरी की है। तो वो फिर और ज़बरदस्त तरीके से निकलेगा कि अब ऐसा कर दो कि ये चोरी करने की स्थिति में रहें ही नहीं। तो अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी फिर सीधा सीधा चुनाव में जाएंगे, वो फिर किसी दूसरे को सौंपने की बजाय चुनाव में जाना पसंद करेंगे, ऐसा समझा जा सकता है। बाकी क्या करेंगे वो नरेंद्र मोदी को देखना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस तरह की सरकार चलाते हैं, क्या परिस्थितियाँ पैदा होती हैं बुशरा जी। बिल्कुल, तो आने वाला वक्त जो है बहुत मुश्किल भरा है, कांटों भरी राह है नरेंद्र मोदी के लिए इस बार। अब तक सिर्फ उन्होंने अपनी राह में फूल ही देखे, उन फूलों के अंदर जो कांटे थे वो शायद वो देख नहीं पाए, जिनका सामना अभी फिलहाल उनको करना पड़ रहा है। जिस तरह का उनके लिए एक मुश्किल परिस्थितियां बन गई हैं, जो उनके खुद की क्रिएट की गई हैं, जिस तरह से वो अति आत्मविश्वास के साथ, या उसको आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो संयोजक हैं इंद्रेश कुमार, वो उसको अहंकार कह रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि अहंकारी हो गई थी सरकार, अहंकारी हो गए थे नरेंद्र मोदी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। क्योंकि अहंकार ही तो है जिसकी वजह से उन्होंने ये टारगेट रखा, उनको लगा कि ये टारगेट रखा जाएगा, इसको पूरा कर लिया जाएगा, एक ऐसा टारगेट रख लिया जाए। बाद में फिर नरेंद्र मोदी अपनी बातों से फिरे और कहा कि ये तो सिर्फ विपक्ष को फंसाने के लिए था। लेकिन आप ये देखिए उसमें कैसे पूरा मीडिया जो है उनका साथ देता हुआ नजर आया, कैसे एग्जिट पोल के जरिए खेल करने की कोशिश की गई। खेल तो अभी भी बहुत हुए हैं, ये 240 का आंकड़ा भी बहुत सारे खेल करने के बावजूद ही हासिल किया गया है। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो नतीजा कुछ और ही होता और सरकार भी कुछ और ही हमें देखने के लिए मिलती, क्योंकि हमारे सामने तमाम नतीजे हैं और तमाम तरह की परिस्थितियां हैं। एक अजीब सी ये सिचुएशन है कि जो जीत कर आए हैं, जिन्होंने सरकार बनाई है, वो मायूस है, उनके चेहरे लटके हुए हैं, और जो अभी सरकार में नहीं है, जो विपक्ष में है, उनके चेहरे खिलखिलाए हुए हैं, और वो अति कहूं कि आत्मविश्वास से वो पूरे की तरह लबरेज हैं, और वो पूरी तरीके से तैयारी किए बैठे हैं अमलेंदु जी कि नाको चने चबवाने हैं इस बार लोकसभा का। जैसे ही सत्र शुरू के बाद, जैसे ही तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, अगर तब तक ये सरकार चल पाती है, ये हमेशा डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि अगर तब तक ये सरकार चल पाती है, फ्लोर टेस्ट सही से हो जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सही से हो जाता है, और हम मान लेते हैं कि ये सरकार एक तरह से सेशन शुरू होता है, तो इस बार विपक्ष एक ऐसी मुश्किल जटिल परिस्थिति पैदा करने जा रहा है जो विपक्ष का काम है। जिस तरह से खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विपक्ष को तो तलवार की नोक पर रखना चाहिए सरकार को, तो वो तलवार की नोक पर ही इस बार रखने जा रहा है विपक्ष, और उनको तो इन तमाम परिस्थितियों का सामना करना आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या होता है। तो आगे आप कैसे देख रहे हैं आगे अगर लोकसभा का हम ये सेशन जो देखेंगे वो कितना मुश्किल भरा देखेंगे? जेपीसी की मांग, नीट, मतलब अभी तो शुरू नहीं हुई सरकार, और एक लंबी फहरिस्त है विपक्ष के पास जिस पर वो घेरेंगे। और अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन जाते हैं तो वो उन तमाम, उसमें भी चाहे चयन करना हो उनको इलेक्शन कमिश्नर का, इसके अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण कमेटियां होंगी उन सब में राहुल गांधी होंगे अगर वो बन जाते हैं, तो तब भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आगे आने वाला पूरा लोकसभा का सत्र। देखिए बुशरा जी, हमारी माँ थी वो कहती थी कि कभी भी जो है कुछ गलत मत बोलो, क्योंकि पता नहीं कब जिह्वा पे जो है वो सरस्वती बैठ जाए और वो बात जो है वो सच साबित हो जाए। नरेंद्र मोदी ने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनके जीवन का बड़ा कष्ट ये है कि उनको कोई सशक्त विपक्ष जो है वो नहीं मिला, मजबूत विपक्ष नहीं मिला, तो उनको मज़ा नहीं आया। अब नरेंद्र मोदी मज़ा लें क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत भी मिल गया है।
हालांकि विपक्ष में नरेंद्र मोदी को होना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि सरकार बना लिए तो विपक्ष भी जो बहुत मजबूत मिल गया है, तो ये उनकी जो है वो मुराद जीवन की पूरी हो गई है। एक अंतिम इच्छा जिसको समझा जा सकता था कि वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ये अंतिम इच्छा भी एक तरीके से पूरी हो गई है कि आपको मजबूत विपक्ष मिल गया है। तो आने वाला समय नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित तौर पे बुशरा जी बहुत कठिन है और चीज़ें इतनी आसान अब नहीं रहेंगी जितनी पिछले 10 वर्षों में देखने को नरेंद्र मोदी को चीज़ें मिली हैं। हालांकि वो सरकार उसी तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे और जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति का स्वभाव है, उम्र के इस पड़ाव पर आकर के स्वभाव तो नहीं बदलेंगे। वो कहावत है कि क्या अब खाक मुसलमान होंगे उम्र के आखिरी उसमें, तो अब 74 के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, अगले साल 75 के हो जाएंगे, तो आकर के अपना स्वभाव तो नहीं बदलेंगे वो, और बदलना भी नहीं चाहिए भाई। अब तक ज़िंदगी जिस तरीके से कटी उस तरीके से कटनी चाहिए, तो ठीक बात है, नहीं बदलना चाहिए। लेकिन देखना ये है कि हित किसका उनके लिए आगे है। बीजेपी के लोग बार बार एक बात कहते हैं कि साहब वो यहाँ जो है वो राष्ट्र हित पहले होता है, उसके बाद पार्टी का हित होता है, उसके बाद व्यक्तिगत हित होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को देख करके बुशरा जी समझा जा सकता है कि उनके लिए व्यक्तिगत हित पहले है, उसके बाद पार्टी का हित है, उसके बाद राष्ट्र का हित है, और वो किसके हितों के साथ समझौता करते हैं। अब ये देखना जो है, ये परीक्षा की बारी अब नरेंद्र मोदी की है कि वो किसके हितों के साथ समझौता करते हैं। देश के हितों के साथ तो वो लगातार पिछले 10 वर्षों में उन्होंने समझौता किया, ये तो देखने में आ गया है। बीजेपी के हितों के साथ कितना समझौता करते हैं ये अब देखना होगा, और अपने हितों के साथ कितना समझौता करते हैं ये देखना होगा। तो आने वाला समय नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरह की बातें की जाएंगी, जब चाहें सरकार गिरा देंगे, निश्चित तौर पे जब चाहेंगे वो सरकार गिरा देंगे, और गिरा भी सकते हैं, अभी भी गिरा सकते हैं, लेकिन वो गिराना नहीं चाहते हैं। मुझको लगता है वो चाहते हैं कि ये सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरे, ताकि ये ना हो कि साहब सत्ता पाने के लिए जो थी वो सरकार गिरा दी गई। ठीक है, आपने जोड़ तोड़ से बना लिया, आपने सरकार आज जो बनाई, अब जोड़ तोड़ से चलाइए, अब चला के दिखाइए जोड़ तोड़ की सरकार को किस तरीके से आप चलाएंगे। ये जो बुशरा जी जोड़ तोड़ की सरकार नहीं चल सकती है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी का जो अब तक का काम करने का की शैली है, वही उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि ये सहयोगी दलों में, दूसरे दलों में तोड़फोड़ की अपनी उस नीति पे काम निश्चित तौर पे करेगी बीजेपी, और जब इस पे काम करेगी तो इसका मतलब आपकी गठबंधन चलाने की, सरकार चलाने की क्षमता नहीं है नरेंद्र मोदी में, ये भी साबित हो जाएगा। तो अभी आने वाले समय में क्या क्या साबित होना है ये देखना होगा। फिलहाल ये हम समझ सकते हैं कि सरकार निश्चित तौर पर जो कहा था कि वो दुधारी तलवार पर चल रही है, वो दुधारी तलवार पर ही सरकार चल रही है। देखना ये कि वो बैलेंस अपना किस तरीके से बना करके चलती है, और ये बैलेंस बनाने का काम जो है मुझे लगता है बुशरा जी ये नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है। क्योंकि वो जिस तरीके के वृक्षासन के वीडियो ट्वीट करते हैं, योगासन के जिस तरीके के उनके वीडियो आते हैं, उसमें साफ समझा जा सकता है कि वो बैलेंस तो नहीं बन रहा है नरेंद्र मोदी जी आसन में भी। तो अब ये शीर्षासन कराने की जो तैयारी है मोदी जी को विपक्ष की तरफ से, नरेंद्र मोदी कैसे संभलते हैं और कैसे शीर्षासन से बचते हैं, ये उनकी कार्यकुशलता जो है, उनकी रणनीतिक जो कौशल है, उस पर निर्भर करता है बुशरा जी। बिल्कुल, और साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि अभी तक मणिपुर की अगर हम बात करते हैं, पूरे 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक भी सिर्फ एक बार 30 सेकंड के लिए हमने उनको सुना था, और उसमें भी कैसे राजस्थान और तमाम राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने मणिपुर की बात की थी। तमाम विपक्ष के दबाव के बाद जब लगातार विपक्ष दबाव बनाता रहा और वो खामोश रहे, उन्होंने मणिपुर का मां नहीं बोला। और अभी आप ये देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने एक के बाद एक 3 आतंकी हमले देखे, और अभी तक भी वो बधाई संदेश ले रहे हैं, दे रहे हैं, इटली चले गए हैं, और उसके साथ साथ योगा से लेकर तमाम तरह की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी जरूरी मुद्दे होंगे जो आपके सरोकार के होंगे, जो जनता से जुड़े हुए होंगे, जिस पर जनता सरकार को जवाबदेह बनाना चाह रही होगी, जिसमें वो चाह रही होगी कि प्रधानमंत्री आकर कुछ बोले, कुछ तो कहें, उन सब पर उनकी आप सिर्फ एक लंबी खामोशी ही देखेंगे। और यही पर काम है विपक्ष का कि उनका वो मुंह खुलवाएं। और इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं है, इस बार की परिस्थितियां बहुत जटिल हैं, और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार किसी भी वक्त जा सकती है। और इंडिया गठबंधन जो है वो अभी चाह नहीं रहा कि इस तरह से वो अनैतिक आधार पर कोई सरकार बनाए, लेकिन अगर वो चाहे तो वो नंबर जुटाना उनके लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी साथ में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और अब से कुछ मैं आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।